बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो कुछ हुआ अब उसके असरात सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अब ये फैसला किया है कि आने वाले मैचेस के लिए अंदेशा दे दिया है कि अगर यहाँ पर मैच रेफरी तब्दील नहीं होता तो हम आइंदा आने वाले मैचेस में शिरकत नहीं करेंगे। बहुत सी बातें अभी भी जारी है, इस वक्त इजलास भी जारी है, मुख्तलिफ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बड़ा अहम नुक्ते पर वाज़े कर दिया है कि अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो पाकिस्तान जो है आईसीसी वाला जो इवेंट है जो वो भी खेलने से इनकार कर सकता है। तो बहुत सी चीजें हैं, अभी इस पर आज डिस्कशन भी रहेगी। पाकिस्तान को अब यूएई के खिलाफ मैच भी खेलना है। अब देखना है कि पाकिस्तान टीम किस तरह यूएई के खिलाफ खेलती है, क्योंकि बड़ा डू एंड डाई वाले मामलात हैं। अगर पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ कामयाबी हासिल की तो फाइनल फोर के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, और दूसरी तरफ अगर यूएई ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी तो यूएई की टीम भी फाइनल फोर के लिए क्वालिफाई करती दिखाई देगी। तो मुकाबला बड़ा तगड़ा होगा दोनों टीमों के दरमियान। लेकिन अगर रैंकिंग अगर देखी जाए तो पाकिस्तान की बड़ी बेहतरीन रैंकिंग है, लेकिन इसके बावजूद यूएई ने भी अभी ट्राई नेशंस सीरीज में थोड़ा सा टफ टाइम जरूर दिया है पाकिस्तान को। अब देखते हैं कि यहां पर एशिया कप में किस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है पाकिस्तान टीम और यूएई की टीम के खिलाफ। तो इस पर आज बात रहेगी। अब बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है शाहिद नवाब साहब, और शाहिद नवाब साहब को एक खास मैंने वजह से भी आज यहाँ पर बुलाया है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी क्रिकेट हो रही होती है वहाँ कमेंट्री भी कर रहे होते हैं। और एक बैटर है पाकिस्तान का, बड़ा नाम पाकिस्तान बैटर T20 क्रिकेट के लिहाज से, और लंबी बारी खेलने वाला बैटर, और अपने शॉट से उसने दुनिया को हैरान कर दिया, साइम अयूब। और साइम अयूब इनके क्लब के खेलता रहा, उन्हें शाहिद साहब ने कोचिंग भी की। उसके अलावा साइम के अंदर क्या कुछ शुरुआत से पाया था यहाँ पर शाहिद नवाब ने, वो आज जरूर मैं साइम के हवाले से भी पूछूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं साइम, और क्या इजाफी बोझ उन पर डाला जा रहा है बॉलिंग का, जिसकी बिना पर उनकी बैटिंग भी मुतासिर हो रही है। लेकिन ये सब कुछ आज हम शाहिद नवाब से जरूर पूछेंगे। शाहिद साहब, सबसे पहले तो थैंक्स आपका, और मैं साइम से ही शुरुआत करूंगा, बाकी बाद में आएंगे मैच रेफरी की तरफ, क्योंकि हमारा मेन इशू है ओपनर रन नहीं कर रहे हमारे। और उसका अगर हम देखें तो यहां पर सबसे दारोमदार हमारा साइम अयूब पे होता है। दूसरी तरफ हम देखें तो कुछ मैचेस में साहबजादा फरहान जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस देते रहे, लेकिन जब उन्हें टीम में शामिल किया गया तो वो भी उस किस्म की कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे जिस तरह वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते रहे, पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते रहे। लेकिन सबसे अहम वजह यहाँ साइम अयूब, और साइम अयूब आजकल बॉलिंग कर रहा है। मैं यहां से शुरुआत जरूर करूंगा कि जब वो क्लब में आए थे तो फास्ट बॉलिंग किया करते थे आपके क्लब से, और ये थोड़ा सा उसके हवाले से हमें जरूर बताएं, क्योंकि इस वक्त सबसे अहम रुकन है साइम अयूब पाकिस्तान टीम के T20 के। अच्छा जनाब अली, अभी पाकिस्तान का मैच था 14 सितंबर को, और आपको भी बहुत दुख हुआ होगा, खबर गम की थी। सैयद मोहम्मद सूफ़ी साहब का इंतकाल हुआ, और मेरे घर से बहुत दूर जो उनका घर था, वो मस्जिद थी, बहुत दूर थी, और मैं कमिटेड था कि मैं मैच देखूंगा कुछ लोगों के साथ बैठ के। साइम अयूब की बैटिंग से हम ज़रूर शुरू करेंगे, कहीं अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग हो, इंडिया टॉस जीत जाए, वो जो भी कुछ हुआ, तो पहले तो परवरदिगार से दुआ है कि सैयद मोहम्मद सूफ़ी साहब के दर्जात बुलंद कराए, और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम था सूफ़ी साहब, उनके दर्जात बुलंद हों, परवरदिगार से दुआ है। तो वहाँ से मैं वो बहुत अच्छा, सूफ़ी साहब का आपने जिक्र कर लिया, और सूफ़ी साहब अपने जूनियर से बड़ा शफकत से पेश आते थे, और उनके अंदर एक टैलेंट था जो अपने टैलेंट को जूनियर तक वो मुंतकिल करते, कभी अपने बड़ेपन का उन्होंने मुजाहरा नहीं किया, हमेशा शफकत वाला हाथ उन्होंने रखा। जी देखिए, ये मान लेना चाहिए कि आजकल सहाफ़त भी और सहाफ़ी भी जी उसके एक तौर हैं, लेकिन जिन्होंने सैयद मोहम्मद सूफ़ी साहब को देखा है तो वो कह भी नहीं सकते थे कि जनाब ये स्पोर्ट्स एडिटर हैं जियो के। जी एक सल्तनत है जियो, तो माशाल्लाह, और जहाँ भी रहे वो, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मसावात से जियो, तो मसावात से उन्होंने शुरू किया, और बड़ी कोड़े जो जिन लोगों ने खाए वो उनके दोस्त थे, आपको सजाएं भी हुई सूफ़ी साहब को भी। तो ये सूफ़ी साहब के मिजाज का एक बड़ा हिस्सा था और बड़ापन था उनका सूफ़ी साहब का। आपने कहा जूनियर तो कुलीग थे ना उनके, हम तो जूनियर भी नहीं थे, हम तो वहाँ खबर देने जाते थे उनसे कि ये सर खबर है और ये खबर लगा दीजिएगा। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब ये व्हाट्सएप और इतनी टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, तो हम देने के लिए जाते थे, और भी तमाम लोग थे, तो हमसे बड़ा प्यार से आते थे, जी फरमाइए, और कभी उन्होंने ये नहीं फरमाए बोले, बड़े प्यार से मिलते थे, जी यूँ ऐसे करके देखा, तो उनसे फिर एक अच्छा ताल्लुक़ हमारा कायम हो गया था सैयद मोहम्मद सूफ़ी साहब। तो यही वजह है कि वो बेचारे सूफ़ी साहब हमारे बीमार थे, और 21 मई 2024 को प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम भी हुआ था, मैंने उस पर एक कॉलम भी लिखा था, अभी फिर मैं उनके इंतकाल पे भी कॉलम लिख रहा हूँ। तो इंतहाई नफीस इंसान थे,
और बिल्कुल अलग थे। और ये देखें कि आजकल जो बड़े बड़े नाम हैं उन सब ने इसका इकरार किया है कि वो हमारे उस्ताद थे, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हों, ज़ुबैर नज़ीर साहब हों और बड़े लोग हों, उन्होंने कहा है कि उन्होंने उनसे सीखा है बहुत कुछ। तो बड़ी अच्छी तबीयत के मालिक थे सूफ़ी साहब, पढ़े लिखे इंसान थे, साफ़ी थे। देखें एक जुमला कह दूँ कि सैयद मोहम्मद सूफ़ी साहब साफ़ी थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, लेकिन तारीख से बड़ा उनको शौक़ था पढ़ने का, अदब से बड़ा शौक़ था उनको पढ़ने का, जो कि आजकल माफ़ कीजिएगा लोगों में नहीं है। मैं भी सहाफ़ी हूँ, लिखता हूँ। लेकिन सैयद मोहम्मद सूफ़ी साहब, यकीन जानिए कि हम गए केन अकेडमी, गए KCC का एक वक्त गया केन अकेडमी, जब वो नया नया बना, खलील नैनीताल वाला साहब ने बुलवाया। तो वहाँ मुझे जब हम लाइव भी जाने लगे तो वो मुझे कहने लगे शाहिद नवाब साहब आपको मालूम है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कुरान का तर्जुमा किया है। मैंने कहा नहीं सर सैयद अहमद ख़ान। कहेंगे जी आइए। और फिर वो गए, हमने वो देखा। और अब यकीन कीजिए कि मैं एक दिन पहले अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की बरसी थी 5वीं, तो वहाँ उनकी लाइब्रेरी में था, उनकी लाइब्रेरी में सर सैयद अहमद ख़ान का तर्जुमा कुरान मौजूद है। तो मैंने 13 सितंबर को देखा और मैंने सूफ़ी साहब को याद किया कि मुझे सूफ़ी साहब ने बताया था, तो वो मैं देख रहा था वो तर्जुमा। तो अगले दिन देखिए अब जो था वो इंतकाल का दिन हो गया। बस एक बार फिर हम ये करते रहेंगे दुआ ये कि परवरदिगार उनके दराजात बुलंद फरमाए, तमाम मज़लूमीन के दराजात बुलंद फरमाए। सहाफ़त में वो अपनी मिसाल आप थे, सबसे अलग थे। और सिर्फ वही नहीं, स्पोर्ट्स के जो हैं सहाफ़ी, जो दूसरे हमारे नासिर बेग चुगताई साहब NBC के नाम से मशहूर हैं, और दूसरे हज़ार जो बड़े मोतबर और मुस्तनद नाम है, उन्होंने भी बड़ा ख़राज अक़ीदत पेश किया है सूफ़ी साहब को। तो ये उनकी बड़ी खूबियाँ थी। और कभी इन खूबी में बात करेंगे। साइम की आपने बात की, फास्ट बॉलर साइम अयूब थे, हमारे पास आए, PIE अकेडमी से उन्होंने शुरुआत की थी। ज़ाहिर हमारे पास तो जगह नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बंदा घर के करीब था उनके, वो तो वहाँ जाते थे वो। तो वहाँ से फिर वो हमारे क्लब में और फिर बॉब उलमर क्रिकेट क्लब अकेडमी में आए। बड़ा हमने उनको स्कूल क्रिकेट खिलाई। तो मैंने उनको एक बार, उनकी बैटिंग आ गई थी, तो मैंने उनको बैटिंग करते हुए देखा। तो मैंने कहा फास्ट बॉलिंग तो छोड़ें, आप ऑफ ब्रेक बॉलिंग करें। बॉलिंग ऑफ ब्रेक आसान होती है ज़रा, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो कुछ नहीं करता वो ऑफ ब्रेक हो जाता है। तो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है, वो ऑफ ब्रेक भी स्पेशलिटी है। बहरहाल वो ऑफ ब्रेक बने और फिर उनकी बैटिंग हुई माशाल्लाह, बस फिर वो एतमाद से खेलते थे। अच्छा, बैटिंग का सिलसिला उन्होंने किस तरह लाया अपने अंदर, क्योंकि वो फास्ट बॉलर की हैसियत से आए थे, फिर आप लोगों ने स्पिनर्स के तौर पर उन्हें यूज़ करना शुरू किया, लेकिन बैटिंग की तरफ वो किस तरह गए? वो तो बैटिंग, फिर तो देखें उनकी सारी क्रिकेट एज ए बैट्समैन हुई है। अंडर 16 जो हमारे यहाँ होती थी, अंडर 16 खेले, अंडर 19 वो एज ए बैट्समैन ही खेले। वो ज़रा सा एक थोड़ा अरसा था उनका वो बॉलिंग का, लेकिन वो एज ए बैट्समैन ही खेले। अपनी जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है, साइम अयूब चाहे वो अंडर 16 की हो, एज ए बैट्समैन खेले, एज ए कप्तान थे वो। फिर कराची में भी कप्तान रहे, पाकिस्तान अंडर 16 के कप्तान रहे साइम अयूब। तो वो बैट्समैन के तौर पे खेले। वो एक ज़रा सा एक था, वो जब बिल्कुल होता है बच्चों में कि वो फास्ट बॉलर एक होता भी है कि मैं स्पिन बॉलिंग करूँगा, तो अपनी वो तौहीन समझता है। अच्छा, उस वक्त शोएब अख्तर और इन बॉलर से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे उनको देखते हुए। लेकिन वो बहुत जल्द शुरू में ही, मतलब देखे ना, जब जो अंडर 16 एज ए बैट्समैन खेल रहा हो और एज ए ओपनर खेल रहा हो, और फिर वो कप्तान भी हों, और तो ज़ाहिर के वो बैट्समैन ही थे। लेकिन कुछ अर्सा उन्होंने जब बिल्कुल ही नए नए के बंदा क्रिकेट में आता है और बॉल देखता है, वो कहीं थे इधर, तो वहाँ पर वो फास्ट बॉलिंग उन्होंने थोड़ी सी की, फिर ऑफ ब्रेक अच्छी बॉलिंग की। फिर वो मैंने उनकी बैटिंग देखी थी, मैंने कहा भाई अच्छे बैट्समैन हो। मौजूदा सूरत हाल पर और अगर हम देख लें तो यहाँ पर जिस किस्म की बैटिंग साइम अब लास्ट करते आए, अब उन पर तनकीद होना शुरू हो गई है। अब वो बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग पे तवज्जो दे रहे हैं। इसमें मैनेजमेंट और साथ साथ कप्तान का रोल भी है कि उनसे वो ज़्यादा काम ले रहे हैं। बेशक वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर साइम एशिया कप के अंदर भी उन्होंने इंडिया के खिलाफ 3 विकेटें हासिल की हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें ना, जो रोल होता है एज ए बैटर, उन्हें अपना पूरा करना चाहिए। अगर शाहीन ने 33 रन की बारी खेली 16 बॉलों पर, तो शाहीन से वो 33 रन से ज़्यादा अगर वो ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को शुरू के ओवर में दिला देते, वहाँ पर 3-4 विकेटें ले लेते, क्योंकि मेन रोल शाहीन शाह आफरीदी का वहाँ पर बॉलिंग पर है। तो अगर वहां वो रोल अदा कर देते तो नक्शा थोड़ा सा चेंज होता है। इसी वजह से मैं साइम के हवाले से भी बात कर रहा हूं कि साइम ने बॉलिंग पे ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी, बजाय इसके कि वो बैटिंग पर रन कर रहा होता टीम के लिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, और ये तमाम लोग सुन रहे हैं आपके चैनल के हवाले से, साइम अयूब की पूरी तवज्जो अपनी बैटिंग पर है। वो जहां भी नेट करते हैं, कहीं जब कराची में होते हैं, तो भरपूर तवज्जो उनकी बैटिंग पर है। बैटिंग का एक ये मामला है कि क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम सर, रन तो नहीं कर रहे ना, वो बिल्कुल रन नहीं कर रहे, ये बात बिल्कुल ठीक है, रन नहीं कर रहे। जाहिर का बात है कि उनके नाम के आगे 0 लिखा है, उनके नाम के आगे 4 लिखा है, तो इससे कौन इनकार करेगा, ये सही है। लेकिन बैट्समैन का ये है कि एक बॉल पे वो आउट हो गया तो अब वो बाहर जाएगा। बॉलर का ये है कि एक बॉल खराब हुई, दूसरा बॉल है, तीसरा बॉल है, पहला ओवर खराब हो गया, दूसरा ओवर है, दूसरा ओवर खराब हो गया, दूसरा स्पेल है, तो बड़े चांस हैं। ये वजह कि आपको उनकी बॉलिंग अच्छी दिखाई देती है, तो उससे शायद लोग ये समझते हैं कि ये अब वो बॉलर बन गए। ऐसी बात नहीं है, बॉलर को ज़रा एक एडवांटेज होते हैं बैट्समैन के मुकाबले में।
पहला बॉल था, साइम ने खेला बिल्कुल सही। जो हेड कोच हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पाकिस्तान में या हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो कोचेज़ हैं या जो क्रिकेट को समझते हैं, साइम ने खेला सही था, वो स्ट्रेट टू द फील्डर गया, वही गैप में जाता चौका हो जाता। अब आपको मैं एक मिसाल दूं, ऐसा ही एक शॉट 2 साल पहले या 3 साल पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट में मिर्जा साद बेग ने खेला और वो 0 पे आउट हो गई और शुरू हुई थी इंटर डिस्ट्रिक्ट, पीसीबी इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19, वो 0 पे आउट हो गया जोन 2 के अगेंस्ट। ऐसा ही बिल्कुल शॉट। अच्छा, साद बेग का उन्होंने जिक्र किया और साद बेग भी इन्हीं की एकेडमी का है और कोचिंग यहाँ पर शाही साहब भी करते रहे हैं साद बेग को। साद बेग की तरफ बाद में चलेंगे क्योंकि अपकमिंग वो हमारे पास है, विकेट कीपर बैटर आ रहा है और अच्छा परफॉर्म भी अभी हनीफ मोहम्मद ग्रेड 2 ट्रॉफी में भी करता दिखाई दे रहा है। 190 रन की बड़ी बारी भी उन्होंने खेल ली है। मजीद उन पर बात करेंगे साद बेग पे, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान टीम के हवाले से मजीद और भी शाहिद साहब से बात करूं। शाहिद साहब, साइम के बाद अगर हम देखें तो साहबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते रहे। अभी हमने देखा कि कुछ इंडिया के खिलाफ 40 रन की बारी खेलते हैं, 44, थोड़ा सा डरे सहमे, लेकिन बुमराह को 2 जबरदस्त छक्के बुलंदो बाला मारने में कामयाब रहे। तो एतमाद बहाल होता है ऐसे में जब आप बड़े बॉलर्स को मार रहे होते छक्के? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं होता। एतमाद तो दिया जाता है जनाबे वाला। ये जो इंडियन टीम है ना और या दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो अपने प्लेयर्स को एतमाद देती हैं। एतमाद देने का मतलब ये, बैटिंग बॉलिंग तो खुद ही करनी है ना खिलाड़ी को, एतमाद क्रिकेट बोर्ड ने देना है, सिलेक्शन कमेटी ने देना है। क्या आपने 8 मैच 10 मैचेस खेलने हैं? बिल्कुल जनाब, जिंदाबाद, क्या बात, ये अब यहाँ क्या होता है, बंदा पहला मैच खेल रहा था, उसको ये कहा जाता है भाई ये देख लीजिए आपने ये नहीं किया, उसको प्रेशराइज किया जाता है, बड़ी लॉबिंग होती है कि ये बाहर हो जाए। फिर ऑफ द फील्ड भी जो लोग होते हैं, कुछ प्लेयर्स भी होते हैं, साबिक प्लेयर भी होते हैं, सारे की बात में नहीं करता वो कि ये प्लेयर बाहर हो जाए, ये वाला इन हो जाए, ये मामला हैं हमारे यहाँ, जो बड़ी बदकिस्मती है। तो एतमाद तो इस तरह दिया जाता है। और जहाँ तक ताल्लुक ये है कि लोग कहते हैं कि जी डोमेस्टिक, तो साइम ने तो डोमेस्टिक में इतना बुरा नहीं किया, बहुत अच्छा किया। आप डोमेस्टिक का रिकॉर्ड देखें कितना कम है और अच्छा है साइम अयूब का, तो डोमेस्टिक से साइम अयूब आए हैं। अब नहीं कर पा रहे हैं, वो उन्हें करना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है। या जो हमारे और दूसरे बैटर्स हैं, फिर एक इशू ये भी आता है कि जी टॉस जीत के आपने पहले बैटिंग की। अच्छा, इस पर शायद साहब वसी तजुर्बा आप भी रखते हैं। 2014 से लेकर 2025 तक 9 मैचेस हुए और टॉस जीतकर फील्डिंग करने वाली टीम जो है 8 मैचेस में कामयाबी हासिल करती है। सलमान टॉस जीतते हैं और पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं इंडिया के खिलाफ और उस बॉलिंग अटैक के खिलाफ जो दुनिया की इस वक्त नंबर 1 बॉलिंग अटैक कह सकते हैं उसको। बुमराह जैसा बॉलर उनके पास मौजूद है जो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर है। आप अपने बैटर्स को चेक भी करते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपके बैटर्स मुसलसल नाकाम हो रहे हैं और ऐसे में आप मिडिल ऑर्डर मजबूत नहीं करते, आप एक दफ़ा फिर अपने स्पिनर्स पे ज़्यादा निसार करते हैं, ज़्यादातर ऑलराउंडर्स पे निसार करते हैं और जिसका नतीजा आपके सामने नज़र आता है कि आप 7 विकेटों से मैच हार जाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? एक टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। जी हाँ, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और मेरा ख्याल है ये तो सलमान बताएंगे, आगा साहब बताएंगे हमारे, कि उनके दिल की क्या कैफियत होती है। इस तरह के मैचेस में ये होता है कि बंदा ये सोचता है कि अल्लाह करे मैं टॉस हार जाऊँ, क्योंकि जब वो टॉस हार जाता है तो सारी जिम्मेदारी उस पर से हट जाती है। अब उसको बैटिंग दी जाए या बॉलिंग दी जाए, तो ये मामला कप्तानों के साथ होता है। सरफराज के साथ भी शायद यही था। अक्सर में जहाँ पे ये कंडीशन हो कि पहले बैटिंग करें या पहले फील्डिंग करें, इस्तिखारा करें, इस्तिखारा भी करवाएं जी कि हमें पहले बैटिंग करनी है, फील्डिंग करनी है। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में मेरी अपनी भी राय हो सकती है, आपकी भी राय हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी राय उसकी होगी जो वहाँ उधर कंडीशन पे मौजूद होगा, थिंक टैंक, जो हमारे हेड कोच हैं, जो कोचिंग स्टाफ है, जो कप्तान है, भी तो देखना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। वो पास रिकॉर्ड जनाबे वाला बिल्कुल होता है, लेकिन हमें तो करंट देखनी होती है सिचुएशन कि अभी क्या है, पिच गीली है। अब पास में पिच गीली नहीं थी, अगर पिच गीली हुई भी होती तो जाहिर बात है कि कुछ प्रॉब्लम करती शुरू के ओवर्स में, तो दोनों टीमें टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने को तरजीह देती। ये इसमें तरजीह मैंने इसलिए कहा कि आपके इख्तियार में नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि कप्तान दुआ मांग रहा था कि अल्लाह करे कि ये टॉस जीत जाए। अब जी मैंने ऐसे मैचेस में, हाँ अभी देखें, अभी क्या है, आपने पहले बैटिंग क्यों की? अगर टॉस जीत कर सूर्या कुमार बैटिंग दे देते पाकिस्तान को कि जी सलमान साहब आगा जी आप पहले बैटिंग करें, तो वो कहता जी मैं क्या करूँ, ये तो दी गई है, तो वो भी बड़ी जिम्मा हुआ था। अब उसने टॉस जीत लिया, अब उसके लिए ये बड़ी मुश्किल होती है कि उसको मालूम होता है कि हमारे यहाँ ये क्या। वर्ल्ड कप जो जीता है पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान के जो कप्तान थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका भी, तो वो जो कप्तान थे वो बहुत ऊपर बैटिंग के लिए आ गए थे। अगर वो जल्दी आउट हो जाते, हाँ खान साहब, अगर वो जल्दी आउट हो जाते और पाकिस्तान हार जाता, बड़ी तनकीद होती उन पर। इसी तरह 2011 में धोनी भी बहुत ऊपर बैटिंग के लिए आया, मैन ऑफ द मैच हुआ और बहुत ऊपर बैटिंग के लिए आ गए थे। ये रिस्क होता है, लेकिन नो रिस्क
नो लाइफ नो रिस्क वाली बात जो होती है, मोहम्मद अली शाह ने भी कही थी। तो जनाबे वाला यही बात यहाँ होता है कि टॉस जीत के अब क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही ना, खुद करना है। खुद करने में ये होता है कि आपने क्यों किया, और सारी तलवारें आती हैं कि आपको क्या जरूरत थी पहले बैटिंग करने की। दूसरी टीम टॉस जीत के आपको बैटिंग करा दे, हालांकि बैटिंग आप दोनों सूरतों में कर रहे हैं। मसला ये है जनाबे वाला, अच्छी परफॉर्मेंस देनी है आपको, पहले बैटिंग हो या दूसरे में अच्छा, बैटिंग हो। कुछ परफॉर्मेंस प्लेयर्स के भी नहीं होते, उसके बावजूद मुसलसल चांस मिलता दिखाई दे रहा है। 13 इनिंग 127 रन, हारिस यहाँ पर भी आंखों का तारा बने नज़र आ रहे हैं, कप्तान के भी और मैनेजमेंट के भी। ऐसे में आप तब्दीली क्यों नहीं कर रहे हैं? साहबजादा फरहान डोमेस्टिक सीज़न के अंदर विकेट कीपर के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, यहाँ पर आप एक इजाफी बैटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने वो इस्तेमाल नहीं किया। बड़ा मैच था, आपको पता था कि इनफॉर्म कप्तान ख़ुद भी नहीं है, हसन नवाज़ मुसलसल रन नहीं कर रहे, फिर मोहम्मद नवाज़ 20-30 के लगभग की बारी खेल रहे हैं। ऐसे में अगर मुस्तनद एक बैटर मौजूद होता तो वो ज़्यादा बेस्ट होता। देखिए, ये मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं, आपकी भी एक प्लानिंग होगी, मेरी अपनी, मैं भी अपनी एक सोच रखता हूँ, और दूसरी टीम भी सोच रही होती है। हमारे यहाँ खुद अपना जो थिंक टैंक है, तो अपना अपना ओपिनियन ये है हमारे यहाँ। मैं ये समझता हूँ कि जब आप खिलाई रहे ना बैटर, तो फिर वो बैट्समैन हो। जिस तरह सब कहते हैं कि 10वें नंबर पे आप किसी को भेजो और कहें कि स्कोर करके आओ, ये तो ज्यादती वाली बात है ना, कि आप उसको 10वें पे 9वें पे भेज रहे हैं और फिर आप ये तवक्को कर रहे हैं कि जी ये करे। या इसी तरह से आप किसी को 1 ओवर सिर्फ बॉल करवा रहे हैं, तो ये भी ज्यादती वाली बात है। तो जब बैट्समैन है तो फिर उसको प्रॉपर चांस मिलना भी चाहिए। हारिस की आपने बात की, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 100 किए थे, और मेरे ख्याल से उस इसी चीज का तो रोना रोते रहते हैं हमेशा कि इस बैटर ने अगर 100 कर दिया तो आप 10 मैचेस 20 मैचेस खिला दें। उस 100 पर वो अच्छा खासा खेल चुके हैं, उस सेंचुरी पे वो अच्छे खासे मैचेस खेल चुके हैं। यहाँ पर ये सिस्टम हमारे यहाँ अगर हो जाए राइज, कि जी जो डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस होगा, काजम ट्रॉफी का और जो पीसीबी के टूर्नामेंट होते हैं, अब वो डायरेक्टली कोई एक मैच में किसी ने कर दिया पीएसएल में, ये बात मैं नहीं कर रहा, हर कोई यही कर रहा है, इसलिए कि है यही हो ही जनाबे वाला यही रहा है। तो ये सही तो नहीं हो रहा ना, ये आप अच्छे प्लेयर को दें। 2-3 विकेट कीपर के हवाले से जरूर मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन इस वक्त मुझे अब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हम मौजूद हैं, और एशिया कप में पाकिस्तान टीम की शिकस्त के बाद ऐसा लगता है कि शायकीन क्रिकेट थोड़े से मायूस ज़रूर हो गए हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण अभी बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान यूएई के ख़िलाफ़ मैच खेलना है। कामयाबी हासिल करने की सूरत में पाकिस्तान टीम फाइनल 4 में चली जाएगी, और एक दफ़ा फिर हम इंडिया से मुकाबला की तवक्को भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर मज़ीद और भी बात करेंगे, क्योंकि वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे शाहिद नवाब साहब से, और साइम के हवाले से हम काफ़ी बातें कर रहे थे इनसे, मोहम्मद हारिस के हवाले से। अब इसी हवाले से हमें टेलीफोन पे ज्वाइन कर चुके हैं हसन जलील साहब, सीनियर कमेंटेटर हैं और काफ़ी वसी तजुर्बा रखते हैं। हसन साहब, पाकिस्तान टीम इंडिया से शिकस्त खा गई, शायकीन क्रिकेट थोड़े से मायूस ज़रूर हैं, लेकिन यूएई के ख़िलाफ़ हमने मैच खेलना है। लेकिन हम देखते हैं कि हमने एशिया कप से कबल ट्राई नेशन सीरीज़ खेली, जीते ज़रूर, लेकिन हमने वहाँ पर जो तजुर्बात करने थे ना, शायद हम वहाँ नहीं कर पाए। और उसके बाद ऐसा लगा कि हम जो विनिंग टीम के साथ पहला मैच ओमान से खेल रहे थे, उसके बाद हम इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेला, ओमान के ख़िलाफ़ हम 93 रन से कामयाब हो जाते हैं, लेकिन शायद हम वहाँ पर भी सबक नहीं सीखते। वहाँ पर हमारे बैटर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आए थे। और एक दफ़ा फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर मोहम्मद हारिस ने जिस तरह 66 रन की बारी खेली थी और 160 रन पाकिस्तान बनाने में कामयाब रहा था, लेकिन वहाँ भी हमारी मिडिल ऑर्डर फ्लॉप होते ही दिखाई दी थी। तो क्या कहेंगे, इंडिया के ख़िलाफ़ हमें बहुत कुछ चेंज करना था, हमने वहाँ नहीं किया। और फिर क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें अब सामने आ रही हैं, मैच रेफरी के हवाले से भी मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब पाकिस्तान पीसीबी की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आ गया है, अगर मैच रेफरी तब्दील नहीं होंगे तो बकाया मैचेस हम नहीं खेलेंगे। क्या कहेंगे इस पे? मैं पहले आपकी पहली बात का जवाब दे दूं। देखिए, बात यह है कि एशिया कप में पाकिस्तान की टीम जो उतरी है, उसी वक्त जो क्रिटिक्स हैं उनका ये ख्याल था कि ये फेवरेट टीमों में शामिल नहीं है, और उसकी एक वजह ये थी कि पिछले 2 साल में
लगता ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक जगह जाकर रुक गई है, और उसकी वजह यह है कि हमने ऐसे ऐसे शानदार लोग बिठाए हुए हैं, हम सीटें बदल देते हैं, चेहरे वही रहते हैं। अच्छा, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। आपको इतने मौके मिले नए खिलाड़ियों को आजमाने के। मैं बार बार अपने तबसरों में हमेशा कहता रहा हूँ कि जब तक आप चंद बेसिक फॉल्ट दूर नहीं करेंगे, नंबर वन ये है कि खिलाड़ियों को आप जब तक सेटल होने का मौका नहीं देंगे, आप खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं लेकिन इतनी चेंजेस करते हैं, इतने शफल करते हैं आप बैटिंग ऑर्डर्स में, कभी किसी खिलाड़ी को ये श्योरिटी नहीं होती कि वो अगले मैच में खेल रहा है नहीं खेल रहा है। अब जैसे मैं मोहम्मद हारिस का जिक्र कर रहे थे, अब आप मुझे बताइए कि हारिस को आप कभी आप भेज रहे हैं 7वें नंबर पे, वो सारी जिंदगी ओपनिंग बैट्समैन रहा, नई गेंद खेलने का आदी है, आपने उसे तीसरे नंबर पे भेजा पिछले मैच में, यानी स्कोर 66। लेकिन आप जब तलवार लटकती रहेगी खिलाड़ियों को तो कौन सेटल होगा? दूसरे, आप उनकी बेसिक टेक्निक पे तवज्जो नहीं दे रहे। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जितने भी सिवाय मिकी आर्थर के जितने भी हमारे पास जो कोचेज आए, वो सूरत हाल वैसी की वैसी रही। लड़के वही गलती बार बार दोहराते हैं। देखिए, T20 जो है वो बड़ा नेचुरल इंस्टिंक्ट का गेम नहीं है, वो बड़ी प्लानिंग का गेम हो गया है, इसलिए कि सिर्फ 20 ओवर्स होते हैं, उनमें आपको सब कुछ करना होता है। वही एक अकल से सोचने वाली बात है, अगर आपको चौके और छक्के नहीं लग रहे, आप सिंगल्स तो लें। अगर आप हर ओवर में 5 सिंगल्स भी बनाते हैं तो इसका मतलब सर इंडिया के मैच में हम 63 बॉल्स, हसन जलील साहब, हम इंडिया के मैच में 63 बॉल्स डॉट खेलते हैं, आप मॉडर्न क्रिकेट की बातें करते हैं। यही मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरे आपकी टेक्निक नहीं है ठीक, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब शायद नवाब साहब खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, ये खेले हैं, ये इस बात की गवाही देंगे। आपकी पैरों की मूवमेंट ठीक नहीं है, आपका बैट पकड़ने का स्टाइल ठीक नहीं है, आप जो एग्जीक्यूट करते हैं शॉट्स, आप मुझे बताइए, आप किसी वक्त आप वीडियो आप लीजिए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की, इंडियन प्लेयर्स की, इंग्लैंड के प्लेयर्स की, और वो जो छक्के लगाते हैं, चौके लगाते हैं, जरा आप उनका स्टाइल देखिए। आप बैट लाते हैं ऊपर से, अभी भी वो पुराना जो टेस्ट मैच स्टाइल था, अब वो जमाना नहीं है। अब सारा गेम है आपका कलाई का, टाइमिंग का और प्लेसिंग का, आप वो करते नहीं है। अच्छा, आप करते नहीं लेकिन सीखना भी तो नहीं चाहते ना हमारे बैटर से, कोचेस से। ये तो सबसे बड़ा अलमिया हमारे मुल्क का यही है, हमारे प्लेयर्स का यही है। शहर साहब, उसकी वजह यह है कि आपने बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाई है। जब आप खिलाड़ी सिलेक्ट करते हैं, आप उन्हीं 11-12 खिलाड़ियों में घूमते रहते हैं, नए खिलाड़ियों को आप मौका ही नहीं देते। आप हारने से डरते हैं लेकिन हारते रहते हैं। बात यह है कि अगर आप जैसे अब आप देखिए, यहाँ जो आप लेके गए 4 खिलाड़ी बेंच पे बैठे रहे, उन्हें मौका मिला ही नहीं। भाई, आप वीक टीमों के खिलाफ तो आप उनको खिलाएं। डर खौफ अभी भी हमारे दिल के अंदर है कि हम प्लेयर्स को मौका नहीं देते। हालांकि वो प्लेयर्स जो डगआउट पे बैठे हैं वो भी सेम एक जैसे ही प्लेयर है। और आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका नहीं दे रहे। लोग कहते हैं कि बड़ी यंग टीम गई है, मैं समझता हूं कि ये यंग टीम तो है ही नहीं। साइम भी काफी अरसे से खेल रहा है, साहबजादा भी डोमेस्टिक काफी अरसे से खेल रहा है, फिर हसन नवाज एक वाहिद प्लेयर है जो टीम के साथ है, खुशदिल भी पुराने हैं, हुसैन तलत भी पुराने हैं आपके, शाहीन भी पुराने हैं, फहीम अशरफ भी पुराने हैं आपके। तो आपने सिर्फ 1 से 2 प्लेयर्स इस टीम के अंदर नए रखे हैं, लेकिन लोगों के जहनों में एक चीज बैठ गई कि ये T20 की टीम जो है हमारी बहुत नई टीम है, बहुत से तजुर्बात हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है और तजुर्बात गलत कर रहे हैं। देखिए, बात यह है, एक तो माशाल्लाह जो हमारे, मैं हैरान होता हूँ इस बात पे, आकिब जावेद को मैं बड़ा पसंद करता था, लेकिन आकिब जावेद साहब ने जो मैच अपनी टीम को सेटल होने ही नहीं दिया। फिर बाबर आजम के खिलाफ और रिजवान के खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई, आप तो वहाँ कराची बैठे हुए हैं, मैं इतनी दूर बैठ के मुझे सारी सियासतें पता है कि कौन सी फ्रेंचाइज क्या चाह रही है, कौन सी फ्रेंचाइज का इंटरेस्ट क्या है, किस खिलाड़ी को बुलाना चाह रही है, इसलिए किस किस को बाहर किया गया, सारी दुनिया चीख रही है। आप देखिए, अभी कल आपने देखा होगा कि पैटरसन का बयान आया वहाँ इंग्लैंड, उसने कहा कि यार मैं तो कभी ड्रॉप नहीं करता बाबर आजम को, अगर मैं होता। 130 पे आप चीख रहे हैं। आप मुझे बताइए, सिवाय 3-4 प्लेयर्स के किसकी एवरेज जो है 130 से ज्यादा है स्ट्राइक रेट, लेकिन आपने बाबर आजम को ये क्या ड्रॉप कर दिया कि नहीं, वो तो 130 पे वो करता है। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात आपने कही है। इसी तरह मैं मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी कहूंगा, आपके पास बेस्ट ऑप्शन मोहम्मद रिजवान थे। मैं
वही आपको बताना चाह रहा था कि बाबर आजम और रिजवान ने 10 सेंचुरी पार्टनरशिप्स की, 5 डबल सेंचुरी पार्टनरशिप्स की, 2 मैच उनकी पार्टनरशिप में आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया 10 विकेटों से और इंडिया को हराया 10 विकेटों से, और आपने उनको बाहर कर दिया। तो वो मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे थे ना सर जी, हम मॉडर्न क्रिकेट इतना खेल रहे हैं कि हम 63 बॉल से डॉट खेल जाते हैं। नहीं तो दावे तो यही होते हैं ना कि हमने तो जी टेक्निक बदल दी, अपने तो बस खिलाड़ियों का भाई एग्रेशन नहीं बात है। बात यह है कि खिलाड़ियों को आप ये सिखाएं कि गेंद का कैसे इंतखाब करना है, कहाँ आपने शॉट लगाने हैं, कहाँ आपने गैप्स बनाने हैं, आपने छक्के और चौकों की टेक्निक क्या है, आपने प्रेशर में किस वक्त नहीं आना है, और अगर आप प्रेशर में आ जाए तो उससे बाहर कैसे निकलना है। आप बेसिक्स बता नहीं रहे खिलाड़ियों को, आप उनको उठा के कह देते हैं बस जी जाओ मारना यार अपना गेम खेलो, ऐसे नहीं होता। अच्छा ऐसे नहीं होता। हसन जलील साहब हमारे साथ ही रहे टेलीफोन लाइन पे, शाहिद नवाब साहब हैं, बड़े टेक्निकल पॉइंट हसन जलील साहब बता रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि माइक हैसन कप्तान और मैनेजमेंट ज़्यादातर ऑलराउंडर्स पर इंहिसार करने की कोशिश कर रही है। माइक हैसन कहते हैं कि 20-25 रन करने वाले बैटर्स हमारे लिए सूदमंद साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई लंबी बारी नहीं खेल पा रहा है। उनमें से अगर कोई लंबी बारी खेल जाए तो स्कोर एक हद तक बेहतर हो सकता है। ये सोच के साथ वो आए हैं। और आकिब जावेद के हवाले से ये कहा जा रहा है अब कि आकिब जावेद अब जो है जो कहते हैं ना कि एक पुतले के तौर पर वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि माइक हैसन को हम जो कहेंगे वो करेंगे। गिलेप्सी ऐसा करते नहीं दिखाई दिए, और जिनकी बिना पर आपने देखा कि बहुत सी चेंजिंग हुई, उसके बाद वो तासुरात उन प्लेयर्स के आते रहे, उन कोचेस के आते रहे आकिब जावेद के खिलाफ। तो आप समझते हैं कि प्लान तो हम खुद ख़राब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहजाद साहब, मैंने पहले भी एक बात कही थी, अभी आपने एक बात कही है कि आकिब जावेद साहब ने कहा कि हम हेड कोच को बताएंगे कि ये करना, तो बात तो वो मेरी पुरानी बात फिर हो गई। मैंने कहीं लिखी हुई थी, किसी खाके में लिखी थी कि मिर्ज़ा गालिब से कहा आप वज़ीर ख़ज़ाना बन जाइए, तो मिर्ज़ा गालिब द ग्रेट मिर्ज़ा गालिब ने कहा मैं वज़ीर ख़ज़ाना बन के क्या करूँगा। तो जो बनाना चाह रहे थे उन्होंने कहा था आपने कुछ नहीं करना है, जो करना है हमने करना है, आपने सिर्फ बनना है। तो अगर ये इसी तरह बनाया गया है, बाहर से कोच लाया गया है कि आपने भी कहा कि आकिब जावेद उसको बताएंगे, तो देखें जो भी कोच होगा हेड कोच उसको इख्तियार है कि वो अपनी एक टीम लाए, उसके पास एक टीम मौजूद है। और ज़ाहिर जब वो हेड कोच हैं, अब आप उन्हें ये कहेंगे तो फिर आप उनसे सवाल भी नहीं कर सकते। जब आप अगर ये लेकिन इससे पहले भी तो आपके पास अभी जो कोचेस थे उन्होंने तो खुल के आपके खिलाफ बयान दिया, और अब वो चीज़ें बिल्कुल सामने आ रही हैं अब आकिब के खिलाफ। मोहतरम शहजादा मोइनुद्दीन साहब, जनाब वाला शहजादा मोइन साहब, ये बात साबित हो चुकी है कि हमारे यहाँ जो कल्चर है, हमारे यहाँ हर शोबे में, क्रिकेट का भी यही हाल है, हर शोबे में काबिल से काबिल लोग मौजूद हैं अपने शोबे के। क्रिकेट में भी अच्छे से अच्छा खिलाड़ी मौजूद है, करैक्टर नहीं है, अजमत किरदार की कमी है। ये बात सब कहते हैं, मेरे भी ध्यान में आई थी, हो सकता है किसी और ने भी कही हो। तो अब उसका मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। एक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद कन्वोकेशन सेंटर में तकरीर करते हुए मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, वो खारजा पे और डोमेस्टिक पे बात कर रहे थे, दाखिला पे बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा अब आप लोग अपनी क्रिकेट टीम को भी मुख्तलिफ पाएंगे। मैंने क्रिकेट टीम से मीटिंग की है और मैंने उन्हें समझा दिया। उसके बाद फिर मैच हुआ T20 का, वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता, और वो एक रिवायत ख़त्म हुई कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान नहीं जीत सका, वो ख़त्म दफन हो गया। उसके बाद जो पाकिस्तान टीम खेली है वो आप रिकॉर्ड उठा के देखें, साबित क्या हुआ कि हर जगह का, ऑस्ट्रेलिया का अलग मिजाज है, इंग्लैंड की यहाँ अलग है, न्यूजीलैंड का अलग है, साउथ अफ्रीका वाले किसी और तरह से देखते हैं। हमारे यहाँ मामला बड़ा ख़राब सा है, कहना पड़ता है, बड़े घपले होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो जनाबे वाला रीजन की क्रिकेट हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो। हमारे यहाँ नेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक में भी तो हम वैसी विकेटें तैयार नहीं करते हैं शाहिद नवाब साहब, है कि जहाँ से बैटर अच्छा। अभी आप देख लें अली मोहम्मद ट्रॉफी चल रही है, 600 रन, 800 रन, दोनों इनिंग मिला के 12-12, 1300 रन स्कोर हो जा रहा है। तो ये तो सबने कहा है, ये जो पिचेस का मामला है कि स्पिन विकेट पे भी खिलाएं, फास्ट विकेट पे भी खिलाएं। जो मैचेस हैं, एक टीम ने 5 मैच खेलने हैं, एक टीम ने जनाबे वाला 5 मैच खेलने हैं या 6 मैच खेलने हैं, तो आप उसे 2 खिलाएं ग्रीन पिच पे खिलाएं, कुछ खिलाएं जहाँ जी बड़ा ब्रेक हो, ये स्पिन विकेट हो, कुछ बैटिंग विकेट पे ज़रा डिफरेंट हो ना। ये आपको हर जगह एडजस्ट करना। अच्छा खिलाड़ी वो है जो हर विकेट पे, हर पिच पे, अब ज़रूरी नहीं कि आप सारी तेज़ी बना दें,
और आप कहीं जाएं तो वहाँ बैटिंग विकेट हो, तो डिफरेंट पिचेस होती हैं। आप वेस्ट इंडीज़ में ऐसी पिचेस भी हमने टीवी पे देखी कि वो मिट्टी जब बॉल जाती तो मिट्टी एकदम से उठती थी, अजीब पिचेस बनती थी, लेकिन खेलना पड़ता है। तो ये तो जो डोमेस्टिक का मामला है, वो तो जो हमारा थिंक टैंक है डोमेस्टिक का, ये उसे सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ वो कब कौन से ग्राउंड्स पे वो टूर्नामेंट्स करा रहे हैं। उन ग्राउंड की एक कंडीशन है, एक जनाब SOPs के अलावा वो तमाम चीज़ें देखते भी हैं कि पिचेस यहाँ की कैसी हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ हमारे एहसान आराय साहब हैं, एक्सपर्ट आदमी है वो वहाँ के रिजल्ट भी आते हैं, वो पिचेस भी बनाते हैं, वहाँ रिजल्ट भी आते हैं। क्या ऐसा दूसरी जगहों पर भी है? सर एहसान साहब तो खुद मेरे शो पे आके कहते हैं कि हमें तो ऊपर से जो कहा जाता है हम वैसी विकेटें तैयार कर रहे होते हैं, क्या हम ग्रीन विकेटें तैयार नहीं कर सकते? उन्होंने कहा बिल्कुल। मैंने जब उनसे ये पूछा कि ग्रीन विकेटें तैयार नहीं, उन्होंने कहा कि जब ऊपर से सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, कहा जाएगा, तो हम किस तरह इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो यकीनन इस पर मज़ीद और भी बात रहेगी। और हसन जलील साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, शाहिद नवाब साहब हमारे साथ स्टूडियो पर हैं, लेकिन इस वक्त मुझे छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे यहाँ पर पाकिस्तान टीम के हवाले से, इंडिया के खिलाफ हमने मैच खेला और अभी शाहिद नवाब साहब से भी बात हो रही थी और हसन जलील साहब से कि हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, लेकिन हम थोड़े थोड़े, लेकिन क्या नौजवान खिलाड़ी टीम में आने के बाद परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं और क्या वजूहत है कि क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह भी मैं हसन जलील साहब से ज़रूर पूछूंगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, तवील अरसे से वो इससे वाबस्ता हैं। हसन जलील साहब अगर हम देखें, हम बड़ी मिसालें देते हैं दीगर ममालिक की, और लेकिन अपने मुल्क के अंदर हम डोमेस्टिक क्रिकेट पे जो भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि विकेटों के हवाले से हम यहाँ पर अच्छे बैटर्स नहीं निकाल पा रहे, अच्छे बॉलर्स निकाल नहीं पा रहे, और जब वो कौमी टीम के लिए कोई पाकिस्तान के सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस देते हैं तो उन्हें शामिल कर लिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद नेशनल टैलेंट हमारे पास जो है आ जाता है कहीं ना कहीं से। तो आप समझते हैं इस नेशनल टैलेंट को हम पॉलिश करने के बजाय हम ज़ाया करते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन दीगर ममालिक की टीमें ऐसा नहीं करती, वो अपने प्लेयर्स पर मेहनत करती हैं। अगर अब्दुल रज़ाक को बेहतरीन T20 के लिए 50 प्लेयर्स निकालने के लिए कहा गया तो शायद वो भी नहीं निकाल पाए। तो क्या कहेंगे इस पे कि हमारे पास तो ऐसे प्लेयर्स ही नहीं आ रहे जो हम लंबे अरसे तक सोच सकें कि ये नेमुल बदल है किसी प्लेयर्स का? देखिए, पहली बात तो ये है कि दुनिया में जितने बड़े क्रिटिक्स, एनालिस्ट और राइटर्स हैं, अगर आप उनके आर्टिकल पढ़ें तो आपको ये एहसास होगा कि दुनिया भर की जो टीमें हैं, जब तक आप 4 डे और 5 डे क्रिकेट को बेहतर नहीं बनाएंगे और खिलाड़ी वहां से सिलेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप ठीक। आप मुझे एक बात बताइए, एक जमाने में जब पाकिस्तान उरूज पर थी, उस जमाने में कौन सा T20 होता था, कौन सा PSL होता था, कौन सा IPL होता था आपके, लेकिन आपकी टीम कितनी मजबूत टीमों में शुमार होती थी। क्यों? वो खेलते थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। कायद-ए-आज़म जब 5 डे आप मैच खेलते हैं, उसमें आपकी फिटनेस बेहतर होती है, आपका टेम्परामेंट आता है, आपकी टेक्निक, चूंकि 5 दिन में हालात बदलते रहते हैं तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को, तो आपको वो प्रेशर लेना भी आता है। अब आप सिलेक्ट कर रहे हैं PSL से, आप वनडे मैचों से, खिलाड़ियों में टेम्परामेंट नहीं है, खिलाड़ियों की टेक्निक नहीं है, वो आते हैं, हिटें लगाते हैं, 2-4 आउट हो जाते हैं, अगले मैच में एक इनिंग में 50 बना ली, सेंचुरी बना ली, 10 मैचों के लिए फिर पक्के हो गए। बेसिक ये है कि जब तक आप इस पे तवज्जो नहीं देंगे, इन्हें जो है ना फिटनेस इनकी बेहतर नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का मौका नहीं देंगे, जब तक ये आपकी टीम ठीक नहीं हो सकती। लेकिन कुछ सीनियर प्लेयर्स भी तो टीम में आने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से इनकार कर देते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? आपका सवाल नहीं मैं पूछ सका, वो आवाज मतलब नहीं है, जो सीनियर प्लेयर्स है पाकिस्तान के वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से इनकार कर देते हैं, इस पे क्या कहेंगे फिर? नहीं, इसका आप वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे या तो हमारे जो क्रिकेट के जो भी लोग बैठे हुए हैं वो कुछ पढ़ते नहीं है, या दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स का मुतालिया नहीं करते। आप मुझे बता, आप दूसरे मुल्क में आप देख लीजिए कि वो अगर डोमेस्टिक नहीं खेले
वो उनको सेलेक्ट ही नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क शेफील्ड शील्ड अगर आप नहीं खेलेंगे आप सिलेक्ट नहीं होंगे। उनकी क्वालिफिकेशन है कि आपने कम से कम 10 मैच खेलने हैं। आप पाबंदी लगा दें, आप ठीक है कितना ही बड़ा प्लेयर हो, अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेलते आप उसको बाहर भेज दें। बात यह है कि आपने लीग आपके खिलाड़ी खेल रहे हैं, तवज्जो उनकी है नहीं, फेस्टिवल मैचों में वो खेल रहे हैं, जो लोकल 50,000 लीग शुरू हो गई है उनमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी तवज्जो खाक होगी। जब उनको वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, वहाँ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, नाम भी उनका बड़ा है और वक्त बहुत होती है, तो वो पाकिस्तान की तरफ क्यों तवज्जो देंगे भाई। मौजूदा टीम के अंदर हसन जलील साहब है, क्या आपको खामियां नज़र आ रही हैं? कौन सा प्लेयर ऐसा है कि जहां पर जो है इस प्लेयर्स को इस टीम में शामिल नहीं होना था, इस जगह पे इस प्लेयर्स को शामिल होना था? मोहम्मद हारिस की बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन आपने तो अगर मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया, मोहम्मद हारिस को लेकर आए, लेकिन परफॉर्मेंस नाकिस रही। हसीबुल्लाह आपने 2 से 3 मैचेस खिलाए, आपने उसे ड्रॉप कर दिया। दीगर प्लेयर्स पे भी हम अगर देख लें तो इसी तरह काम होता नज़र आ रहा है। फिर उस्मान खान आप लेकर आते हैं और T20 फॉरवर्ड पाकिस्तान सुपर लीग में वो 3 सेंचुरियां स्कोर करता है, कौमी टीम में वो शामिल होता है, कुछ मैचेस वो अच्छा परफॉर्म करता है, फिर इन आउट का सिलसिला उसके साथ भी लग जाता है। आज वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, अली मोहम्मद ट्रॉफी ग्रेड 2 और 3 सेंचुरियां अब तक वो कर चुका है। देखिए बात वही है कि खिलाड़ियों को जब तक आप सिक्योरिटी का एहसास नहीं दिलाएंगे, उनकी टेक्निक ठीक नहीं करेंगे, उनके साथ मिलके का इंडिविजुअली काम नहीं करेंगे, जब तक नहीं होगा। आप कभी कैंप अटेंड किया है आपने? आप कैंप में किसी में जाइए। अब मैंने तो 40 साल का एक्सपीरियंस है ना। वो उस जमाने में भी होता था, लेकिन उस जमाने में लड़के फिर भी सीरियस हुआ करते थे, क्योंकि इसलिए कि उनके पास और अट्रैक्शन नहीं थी। अब तो ये होता है कि अब आपको छोटा सा मंजरनामा बताता हूँ 2 मिनट में। अब ये होता है कि जी प्रैक्टिस है आपकी शाम को 4 बजे से लेके और 6 बजे तक नेट लगा हुआ है, ठीक है जी। लड़के आएंगे सब इकट्ठे हुए 3:30 पौने 4 बजे। 4 बजे उन्होंने कहा कोच साहब ने या जो भी वहाँ पर इंचार्ज है, वो कहेगा भाई तुम ये नंबर 1 आप पैड कर लें, आप पैड कर लें, आप पैड कर लें, ठीक है। अच्छा वो गए, आधे घंटे का सेशन किया, किसी कोच ने उनको ये नहीं बताया कि यार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हो रहा है या इंडिया के खिलाफ हो रहा है, तो वहाँ ये उनके 4 स्पिनर्स के साथ वो खेल रहे हैं, तो 4 स्पिनर आप लगा दें, उनको स्पिन की प्रैक्टिस कराएं, उनकी फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस कराएं, उनको जो आपकी मुखालिफ टीम है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखते हुए उनको नेट प्रैक्टिस कराएं। आपकी नेट प्रैक्टिस होती है लड़के की अपनी मर्जी से। उसने 20-25 मिनट खेला, उसने घड़ी देखी, उसने कहा यार 25 मिनट हो गए ना बच्चे, उसने अपना जनाब बल्ला बगल में दबाया और चला गया अंदर। बॉलर को 4 ओवर आपने दिए, उसके बाद बॉलर ने थोड़ा कहा वो जाके बैठ के साइड में, पता चला कोक पी रहा है या वो अपने एनर्जी ड्रिंक पी रहा है। ये इस तरीके से चलें, इस तरह नहीं होना चाहिए। हसन जलील साहब हमारे साथ ही रहे। शाहिद नवाज कितने एग्री करते हैं, क्योंकि कोचिंग भी आप करते रहे हैं और 2 प्लेयर्स के लिए तो आप काफी कोचिंग करते रहे, एक साइम की भी बात हुई आपसे और 7 बेग के हवाले से भी। ठीक है, प्लेयर्स तो और भी कई हैं, इन 2 के अलावा अल्लाह ने इनको बड़ी इज्जत दी है, और भी माशाल्लाह प्लेयर्स हैं। जब वो आ जाएंगे तो फिर आप उनके भी नाम इंशाल्लाह ऐड करेंगे। जो हमारे इंतहाई सीनियर हैं, हम इनकी कमेंट्री सुना करते थे और जब हम खेलते थे तो जनाबे वाला एक ज़माने में हर प्लेयर हर शहर का तड़पता था कि उसके 5 मैच हो जाएं फर्स्ट क्लास के, क्योंकि उसको इंग्लैंड जाना होता था, तो वो तड़पता था मैच के लिए, ट्रॉफी के मैचेस के लिए कि 5 मैच मैंने मुकम्मल करना है। तो जो अभी आपने वो बात सुनी, ये तो एक बहस है, पूरा एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। सब ये कह रहे हैं कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की परफॉर्मेंस और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को इज्जत दे। जो आपके यहाँ आते हैं लोग वो भी यही कहते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, उनका भी यही ख्याल है कि ये फॉर्मेट नहीं ठीक है। दुनिया में क्रिकेट T20 ने मुतारिफ कराई है और जर्मनी में तो बर्फबारी और फुटबॉल भी रास्ता नहीं रोक सके क्रिकेट का, कनाडा में, चाइना में, जनाबे वाला सारी की सारी चीज़ें, दीवारें चीन के होते हुए भी क्रिकेट वहाँ दाखिल हुई है, तो ये बड़ी कामयाबी है। तो इसका में दखल T20 का है परवान चढ़ने में, लेकिन जो टेक्निकल है, जैसे सारे के सारे प्लेयर्स दिखाएं सब एग्री हैं। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है प्लेयर्स का किसी एक बात पे एग्री होना, लेकिन इस मामले में चाहे वो पड़ोस के प्लेयर हों, मैंने सौरव गंगोली का एक इंटरव्यू सुना था, वो भी यही कहते हैं कि बच्चों को खिलाएं। हम कोचिज से बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि बच्चों को मैचेस खूब खिलाएं, ज़्यादा ओवर खिलाएं। अगर एक दिन के भी खिला रहे हैं तो ओवर ज़्यादा कराएं उनके, कि 20 ना हो, 25 हों, ज़्यादा हों, मैचेस खिलाएं, खूब खिलाएं उनको। ये ना हो कि थोड़ा सा खेले और बस वो ऐसे पकड़ के खड़े होगा, वो मारना है, नहीं खेलना है उनको। भले
दोनों ओपनर से कहेंगे वो 20 ओवर खेल चलो इसी पे कुछ हसन जलील साहब कहना चाह रहे हैं। हसन साहब कुछ कह रहे थे आप? अब शाहिद नवाब साहब, चूंकि वही मैंने आपसे कहा कि ये कोच भी है, माशाल्लाह खेले भी हैं, ये इस बात की गवाही देंगे। अब देखिए, एक छोटी सी टेक्निक है, मैं बड़े इंटरव्यूज में पिछले दिनों कह चुका हूँ। आपके सामने एक बड़ी क्लासिकल मिसाल है शादाब खान की। शादाब खान जब आया तो आपको याद ही होगा शुरू के मैचों में क्या उसकी परफॉर्मेंस थी, बैटिंग बॉलिंग दोनों में। अब क्या हुआ कि चूंकि वो T20 के अलावा डोमेस्टिक तो खेले ही नहीं वो बिल्कुल, ठीक है ना। देखिए, आप जब 40 ओवर कराएंगे ना या 30 ओवर कराएंगे, आपकी ऑटोमेटिकली आपके हाथ में, कोहनी में, बाजू में और कलाई में फ्लेक्सिबिलिटी एक आ जाती है। आपको खासतौर से लेग ब्रेक और गुगली बॉलर या स्विंग कराने के लिए आपको उंगलियों का, कलाई का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। आप जब खेलते हैं T20, आपने 4 ओवर कराए, उसके बाद तो जाहिर है आपको 4 ओवरों में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो गुगली और लेग ब्रेक नहीं होती, उसका जाहिर है उसकी स्टिफ, उसका हाथ स्टिफ हुआ है, क्योंकि वजह ये है कि उसने कोई लंबा स्पेल कराया ही नहीं। यही बॉलर अगर 20 ओवर, 25 ओवर, 30 ओवर कराया करें तो आप ही देखिए कि इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। इसी तरह बैटिंग का है कि आपको जब आप 5 डे मैच खेल रहे होते हैं तो आपको किसी इनिंग में आप पे प्रेशर होता है, अगली टीम ने 500 बनाए होते हैं तो आप कहते हैं यार इससे निकलना है, तो आप लंबी इनिंग खेलते हैं। किसी इनिंग में आपको जल्दी स्कोर करना होता है जीतने के लिए, तो आप तेज खेलते हैं। हर तरह हसन साहब, थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है और मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, यूएई से हमारा मैच है कल, और क्या कहेंगे किस प्लानिंग के तहत जाएं, क्योंकि डू एंड डाई वाला मैच है। अगर आप जीतते हैं तो फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, यूएई जीतती है तो वो फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। देखिए, अभी तक जो असल में देखिए पता यह है कि लड़कों को आपने देखा होगा कि एक डोमिनेंस होती है कि आप जब उतरते हैं तो आपको एहसास होता है कि बॉडी लैंग्वेज से, खेलने के स्टाइल से कि यार ये डोमिनेट करेंगे पूरे उसमें। आप देखिए ओमान से आप खेले, आपने डोमिनेंस आप में नहीं थी, जीते आप। पहले भी आपने, उसके बाद आपने मैच खेला, वो जो ट्रायंगुलर टूर्नामेंट हुआ था, यूएई से भी आप लड़ते लड़ते जीते। तो ये है कि जब तक आप, वही वाली बात है कि आप इन लड़कों को, अब आप चूंकि अब वक्त नहीं है आपको नए तजुर्बात करने का, आप इसी टीम को हौसला दें, इन लड़कों को बिठाएं, इनको कहें कि देखो ये प्लानिंग के साथ खेलो। आपको मिडिल ऑर्डर पे मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, हुसैन तलत की जगह बनती दिखाई दे रही है आपको? क्योंकि आपका ऑलरेडी कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा है, हसन नवाज आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है। मौका था, आपको चाहिए था, आप ओमान के खिलाफ उसको खिलाते, आपने उसको खिलाया नहीं, आप फहीम अशरफ को खिलाए चले आ रहे हैं। तो ये है कि जब तक आप लड़कों ऐसे ऑलराउंडर खिला रहे हैं आप, फिर ओवर भी आप 1 ओवर करवा रहे हैं उसे बॉलर से, तो यहाँ तो शायद है ये सबसे बड़ा नुकसान ये नजर आ रहा है हमें। अब हुसैन तलत का क्या होगा, आप उसको अचानक खिला देंगे एक मैच में, जाहिर है उसको प्रेशर भी होगा, अगर वो आउट हो गया तो आप उसको भी बाहर कर देंगे, ये तो बेकार है। चले हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त थोड़ा सा कम है हसन जलील साहब, आपका बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी कर रहे हैं, कुछ अच्छी तजवीज़ भी दे रहे थे हमें, और बहुत शुक्रिया आपका। और शाहिद नवाज साहब बिल्कुल एंड पे हैं, और मैच है पाकिस्तान का कल यूएई के खिलाफ है, क्या प्लान होना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल प्लान तो ये है कि जीत का प्लान होना चाहिए, और हम यकीनन क्वालिफाई करेंगे आगे के राउंड में, और आगे भी खेलेगी पाकिस्तान की टीम बिल्कुल जी, और पाकिस्तान की टीम जीतेगी इंशाल्लाह। और दूसरा आपने कहा हुसैन तलत, तो मैं कह रहा हूँ कि जब मोहम्मद नवाज़ खेल रहे हैं, हसन नवाज़ खेल रहे हैं, तो हसन नवाज़ तो खेल ही रहे हैं, हुसैन नवाज़ भी खेल रहे हैं, मतलब माफ़ कीजिएगा हुसैन नवाज़ भी, हुसैन तलत, हाँ। तो ये फिर तक, अब देखिए लोग बाहर बातें कर रहे हैं कि फ़हीम अशरफ क्यों खेल रहे हैं टीम में, फ़हीम अशरफ क्यों खेल रहे हैं, ये जो बातें ऑफ द फील्ड होती हैं जो काफ़ी मुस्तनद भी हैं, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है, ज़रूरी नहीं कि हर बात सच हो, लेकिन ये ज़रा सोचने की बातें कि जी फ़हीम अशरफ किस तरह से इन आउट बार बार हो जाते हैं, टीम में आ जाते हैं, या और लोग क्यों खेल रहे हैं, ये बड़े सवालिया निशान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें शायद जगह नहीं बन रही, लेकिन मुस्तकिल हम उसे मौका भी दे रहे हैं, लेकिन परफॉर्म, अगर मौका भी मिल रहा है उन्हें तो परफॉर्म ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वो परफॉर्म करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाहिद हसन साहब आपका बहुत बहुत, शाहिद नवाब साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।